नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। ग्रुप डी 2018 पर आधारित जो साइंस के क्वेश्चन थे वो अपन है वो कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज है वो अगला जो पेपर है उसके क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगर पानी का घनत्व है वो 10 की पावर 3 या 10 की क्यूब कह सकते हैं और तांबे का घनत्व 8.9 इंटू 10 की पावर क्यूब है, तो तांबे का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए, सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है ना, सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है पदार्थ का घनत्व है। क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, अपने को पता है यहाँ पदार्थ का घनत्व अपने को कितना दे रखा है, 9.8 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है, और ये पानी का घनत्व दे रखा है कितना, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल होगी, बच गया 8.9। अब देखिए, अपने को पता है कि सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि घनत्व बट्टा घनत्व हो गया। पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व, घनत्व बट्टा घनत्व हो गया तो दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए सापेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं होगा और इसका जवाब हो जाएगा कितना, 8.9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, तो देखिए आप कि जब एक एसिड यानी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया है कि अम्ल की और अभिक्रिया करवाने किसके साथ है, धातु ऑक्साइड के साथ। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड क्या हो गए, क्षारीय ऑक्साइड हो गए, धातु के ऑक्साइड क्या हो गए, क्षारीय हो गए। तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं, ये अपने को पता ही है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, और अम्ल क्षार के साथ विक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लवण और जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समभारिकों में समान क्या होते हैं। देखिए, समभारिकों में समान होता है भार। ठीक है, समभारिकों के अंदर समान क्या होता है, भार होता है। और अपने को पता है कि भार किसको बोलते हैं, कोई भी परमाणु का भार होता है, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। और प्रोटोन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं कहाँ पर, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, किस में है वो केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य। कार्य में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, कार्य में दिशा नहीं होती। इसी का अपने को पता है कि कार्य जो होती है वो क्या होती है कि अदिश राशि होती है। कार्य क्या होती है कि अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेस्टोस्टेरोन जो कि एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है। तो सीधी सी बात अपने को पता है कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है, नर जनन ग्रंथि वृषण के अंदर होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक नर हार्मोन होता है जिसका निर्माण होता है कहाँ पर, वृषण के अंदर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों में अवशोषण और ऊपरी मदद में पत्तियों तक पानी को खनिजों के संग्रहण में मदद कौन करता है। तो ये मदद करता है वाष्पोत्सर्जन। कहने का मतलब ये है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जब ऊपर से जल का त्याग होगा तो भी नीचे एक आकर्षण बल लगेगा जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल। ठीक है, और जिसके कारण नीचे से क्या करेगी, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज लवणों का क्या होगा, संचरण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकृति में किस इसकी प्रकृति है वो विद्युत धनात्मक होती है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अधातुओं की प्रकृति है विद्युत ऋणात्मक होती है और धातुओं की प्रकृति क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। ठीक है, एक कोशिकीय हरित शैवाल आपसे पूछा गया है। तो एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा होता है, क्लेमाइडोमोनास जो होता है ना, क्लेमाइडोमोनास क्या होता है कि हरित शैवाल का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडप उपस्थित होता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि परागकण जो होता है वो नर जनन भाग होता है। ठीक है, पंखुड़ी और बाह्य दल की यदि अपन बात करें तो इनका काम तो होता है कीटों को आकर्षित करने का। तो बीजांड जो होता है वो जनन भाग होता है और इसी के अंदर क्या होता है, अंडप होता है। ठीक है, चलिए
ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है उन्हें बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, अगला है उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो वो होता है स्क्लेरेनकाइमा, और जिसको अपन क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक बोलते हैं। ठीक है, दृढ़ोतक का निर्माण कहाँ होता है? मृत कोशिकाओं की सहायता से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे कौन सा पूछा गया था? तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, और यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए साइंस का क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो अपने को पता है कि सीधी सी बात है कि जंग जो बनता है ना, जंग जो लगता है ना लोहे के ऊपर लगता है, और वो भाप के साथ अभिक्रिया के कारण ही लगता है। ठीक है, सोडियम अपने को पता है, सोडियम पोटेशियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, और कैल्शियम जो होता है वो किसके साथ है? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और आयरन हमेशा किसके साथ है? भाप के साथ है वो अभिक्रिया करता है। ठीक है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो कौन सा था? तो ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यदि अपन बात करें तो अब आपने एल्यूमिनियम को कई बार देखा होगा, Al3+, Al3+, तो इसके ऊपर क्या होते हैं? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर होते हैं? एल्यूमिनियम के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो अपने को पता है कि मुक्त रूप से गति कर रही है, इसका मतलब समान त्वरण से वह वस्तु गिर रही है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कई बार कंफ्यूज होता है कि समान रूप से गिर रही वस्तु, ठीक है, समान, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसमें समान होता है, तो उसमें समान क्या होता है? त्वरण समान होता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है? समान होता है। ठीक है, चलिए अगर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन है धारा प्रवाह करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले तरल को क्या कहते हैं? तो धारा प्रवाह करने के जो उपयोग में जो तरल लिया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य जो होता है वो क्या होता है? एक अपन कह सकते हैं कि धारा प्रवाहित करने के लिए एक तरल उपयोग में लिया जाता है, उसको वो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। तो अगला जो क्वेश्चन है उसका कौन सा है? देखिए अगला क्वेश्चन साइंस का जो पूछा गया था आपसे वो है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सीधी सी बात है, चूना जो है चूने के पानी में यानी CaOH2, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो बनता है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, या अपन जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, अभी आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो वो प्रवाहित की जाती है कौन सी? क्लोरीन गैस है वो प्रवाहित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक के वाष्पीकरण की दर को कम करता है? सीधी सी बात है, वातावरण में यदि नमी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम होगी। वातावरण में यदि नमी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? कोई भी दोलक जो होता है, दोलक क्या होता है? इस प्रकार मतलब एक रस्सी बनी हुई संरचना हो सकती है। एक आयाम मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। ठीक है, लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन बल लगा करे 1 मीटर दूरी तय करती है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किए गए कार्य का फॉर्मूला होता है W = Fs। किए गए कार्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? W = Fs होता है। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 1, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस के बाह्य कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
तो अपने को पता है कि हीलियम जो होता है उसके बाह्य तम कोश में केवल क्या होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अलावा इसके अंदर कक्षक होते नहीं, एक ही कक्षक होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। चलिए, फुलरीन किसका अपरूप होता है, तो ये तो सबको ही पता है कि हीरा ग्रेफाइट फुलरीन है वो किसके पर जो अपरूप होते हैं, ये होते हैं कार्बन के अपरूप। हीरा ग्रेफाइट फुलरीन किसके अपरूप होते हैं, तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सबको पता है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, बार होता है। ठीक है, किलोमीटर और आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो ये किसका मात्रक होता है, ये होता है संवेग का मात्रक। डाइन होता है बल का मात्रक, और न्यूटन भी किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, ठीक, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलियम में जिंक मिलाने पर क्या बन जाता है, सीधी सी बात है कि जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है। जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है, और उस कंडीशन में कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कम सक्रिय कॉपर सल्फेट को अधिक सक्रिय जिंक है वो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे साइंस का पूछा गया था वो कौन सा था। ठीक है, तो इस पारी के अंदर इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगली पारी के अंदर देख लेते हैं अपने। तो अगली पारी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, काला क्रांति किस के उत्पादन से संबंधित है, तो अपने को पता है कि पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित होती है। कौन सी, काला क्रांति जो होती है, ब्लैक क्रांति जो होती है वो किससे संबंधित होती है, पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। तो अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 11 और 18 जो है उसमें परमाणु संख्या वाले कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं कौन से, 3 परमाणु संख्या वाले तत्व है वो 11 से 18 में रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट का कार्य करता है। अभी देखो पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि चूने के पानी के अंदर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। और यहाँ ये यही आ गया, ब्लीचिंग एजेंट कौन होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, चलिए हेलोजन है, देखिए मैंने आपको कई बार बता दिया, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के अंदर क्या है, हेलोजन है। ठीक है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन क्या है, ये तीनों, ये जो है वो हेलोजन है। और सुपर हेलोजन किसको बोलते हैं, क्लोरीन को बोलते हैं। ठीक है, सुपर हेलोजन किसको बोलते हैं, क्लोरीन को। तो यहाँ पर हेलोजन का एग्जाम्पल कौन सा है, क्लोरीन है। ठीक है, चलिए अगले यदि अपन बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 23.3 ग्राम जिंक में मोलों की संख्या बताइए। देखिए मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान है 23.3, और जिंक का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो होता है 65.38। ठीक है, और जब आप 23.3 के अंदर 65.38 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.35। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों में और उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक, यानी कहने का मतलब वो होता है विभिजोतक। ठीक है, यानी विभिज उत्तक का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, विभिजोतक के स्थायी उत्तकों का निर्माण के लिए अपन कह सकते हैं किसका निर्माण होता है, विभिजोतक का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे इलेक्ट्रोपोजिट, ये क्वेश्चन तो रेलवे ने हटा दिया था। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर को डुबोया जाता है तो क्या होता है, सीधी सी बात है कि जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, तो ये इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, तो यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, जिंक कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो कौन सा था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो एमीटर की रीडिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि तार की लंबाई को यदि दुगुना कर दिया तो प्रतिरोध क्या हो गया? प्रतिरोध भी क्या हो गया? दुगुना हो गया। और प्रतिरोध यदि दुगुना हो गया तो विद्युत धारा क्या हो गई? आधी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पठन कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा गया था तो देख लेते हैं अपने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखो अब की बार त्वरण से संबंधित न्यूमेरिकल आया है कि आपसे पूछा गया क्या है? आपसे पूछा गया बल। जहां बल पूछा गया है आपके दिमाग में आना चाहिए एफ बराबर, हमें पूछा गया एम ए। आपके पास एम कितना है? एम आपके पास कितना है? 100 kg है, वो पहले से दे रखा है। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 17 माइनस 5 12/6। तो ए बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ए बराबर हो गया 2। अपने पास फॉर्मूला है एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो एम अपने को कितना दे रखा है? 100 और ए दे रखा है 2। तो एफ बराबर कितना हो गया? एफ बराबर हो गया 200 न्यूटन। ठीक है, तो किया गया जो बल परिणाम है वो कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो उनमें साइंस का देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो कौन सा है तो अभी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान क्या होता है? तो उसमें वंश अपने सीधी सी बात है, आधा गुणसूत्र है वो नर का और आधा गुणसूत्र किसका होता है? मादा का होता है। तो यहाँ पर आधा भाग का होता है किसका? अभिभावक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रभावित होने पर वो फूल जाती है, जिससे कि स्टोमेटा यानी रंध्र है वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गार्ड कोशिका का मतलब क्या होता है? गार्ड कोशिका का मतलब होता है द्वार कोशिकाएं। और द्वार कोशिकाओं में जब जल भर जाता है ना तो वो फूल जाती है, और जिससे स्टोमेटा का द्वार क्या हो जाता है? खुल जाता है। जिससे पत्तियां क्या हो जाती है? अपन कह सकते हैं कि रात को जब और रंध्र का द्वार बंद होता है ना, उसी के कारण पत्तियां वो मुरझाती है, और द्वार खुलता है उसी के कारण पत्तियां हैं वो सुबह वापस क्या हो जाती है? खिल जाती है। ठीक है, चलिए वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है किसका? निकल। अपने को पता है कि वनस्पति तेलों से घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। और इसके अंदर उत्प्रेरक कौन होता है? निकल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो कौन सा था कि एक बीजपत्री पादप पे कौन सा है? तो अपने को पता है कि लहसुन और प्याज क्या होते हैं? लहसुन और प्याज क्या होते हैं? एक बीजपत्री पादप होते हैं। लहसुन और प्याज क्या होते हैं? एक बीजपत्री पादप होते हैं। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सीधी सी बात है, बांध में संग्रहित पानी के अंदर होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। बांध में पानी संग्रहित करने का मतलब यह है कि हमने उसके अंदर स्थिति में परिवर्तन कर रखा है, और स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो साइंस का क्वेश्चन वो आपसे पूछा गया है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं कहते हैं, तो उनको चमकदार वस्तुएं कहते हैं जो अपनी रोशनी खुद उत्पादित करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो यहाँ पर अपने को पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो तत्व क्या होना चाहिए? एक अक्रिय गैस होनी चाहिए, तभी उसके बाह्य आत्म कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ सारे के सारे एग्जाम्पल किसके दे रखे हैं? सारे के सारे एग्जाम्पल अपने को अक्रिय गैस के दे रखे हैं। लेकिन अपने को पता है कि एकमात्र आर्गन है जिसके बाह्य आत्म कोश में आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पहले कोश में इसके 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में भी 8 हो गए, तो कुल कितने हो गए? 18 हो गए। तो यहाँ पर जो तत्व हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर द्रव्यमान, आपसे मास पूछा गया है, तो मास का मतलब देखो द्रव्यमान होता है। ठीक है, और पृथ्वी पर उसका भार जो है वो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, भार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है W बराबर mg, और आपको m दे रखा है कितना? 20, और g दे रखा है 9.8। मल्टीप्लाई करोगे तो 196 है वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 196 न्यूटन क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंधीय सूचक। देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, गंधीय सूचक वे होते हैं जिनकी उपस्थिति अम्ल तथा क्षारकता की, जिनकी गंध है वो अम्ल तथा क्षारकता का पता लगाती है। और आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने। एक तो आपको याद रखना है क्या? एक तो आपको याद रखना है लौंग का तेल। ठीक है, एक तो आपको क्या याद रखना है?
लौंग का तेल है वो याद रखना है, ठीक है। एक तो क्या याद रखना है, लौंग का तेल है वो याद रखना है, ठीक है। अगला अगला तो गंधीय सूचक में देखो अपने को एक तो याद रखना होता है क्या, लौंग का तेल याद रखना होता है, एक आपको याद रखना होता है वनीला, और एक आपको याद रखना होता है क्या, प्याज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे रखा है, लौंग दे रखा है, तो लौंग क्या होता है कि गंधीय सूचक होता है, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है, तो अपने को पता है कि पुरुषों में पाया जाता है, वायु गुणसूत्र जो होता है वो किस में पाया जाता है, पुरुषों के अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में और जो ध्वनि है वो सबसे तेज चलती है, तो अपने को पता है कि ठोस पदार्थ के अंदर ध्वनि सबसे ज़्यादा चलती है, उससे कम किस में चलती है, द्रव्य में, और सबसे कम किस में चलती है, सबसे कम चलती है किसके अंदर, गैस के अंदर चलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, तो देख लेते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो कार्य होता है, यदि अपने को पता है कार्य तभी होगा जब क्या होगी, ऊर्जा होगी, क्योंकि कार्य और ऊर्जा क्या है, समान इकाइयाँ होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह नीचे फंसी हुई गर्मी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देश है वो क्या करते हैं, भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो सीधी सी बात है कि गतिज ऊर्जा जो होती है ना, गतिज ऊर्जा वो धीरे धीरे क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो साइंस के थे मैंने आपको डिस्कस करवाएंगे, कल अगले पेपरों के वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।